रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ चुके पिछली क्लास में। कंटिन्यू। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सब्सिडरी। देखो समझो पहले ये क्या लिखा है, सब्सिडरी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी समझते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं, वेरी गुड। एक है होल्डिंग कंपनी, दूसरी है उसकी सब्सिडरी कंपनी। कब हम बोलेंगे कि होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी है, जब इसमें होल्डिंग कंपनी का कितना कंट्रोल होगा, मोर देन 50%, ठीक है। मोर देन 50% मतलब 50.1 भी होगा, 0.2 0.3 भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, यही रिलेशन होता है। चलिए इन्होंने कहा हम सब्सिडी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे, मटेरियल सब्सिडी। आपकी होल्डिंग कंपनी की होंगी बहुत सारी सब्सिडी, हम उस सब्सिडी की बात करें जो मटेरियल है, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। भाई हम किसे बोल रहे हैं, मटेरियल। आ जाओ, ये वो सब्सिडी होती है जिसकी इनकम या फिर नेटवर्थ, दोनों में से कोई एक कंडीशन, या तो उसकी इनकम या तो उसकी नेटवर्थ एक्सीड हो रही है कितनी, 20%। एक्सीड हो रही है कितनी, 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड। वापस कंसोलिडेटेड उन्होंने बोल दिया, मतलब कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, उसमें उसमें जो कंसोलिडेटेड इनकम आ रही है और जो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ आ रही है, वापस जो कंसोलिडेटेड इनकम आ रही है और जो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ आ रही है, हमने कंसोलिडेटेड का देखा और उसमें से हमने कंपेयर करके देखा कि जो हमारी सब्सिडी कंपनी की है नेटवर्थ और इनकम है वो कितनी आ रही है, 20% आ रही है रिस्पेक्टिवली ऑफ द लिस्टेड एंटिटी या फिर उसकी सब्सिडी इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। तो मटेरियल सब्सिडी कंपनी का इन्होंने मीनिंग बताया। वापस हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब्सिडी का। सब्सिडी से ये किसकी सब्सिडी की बात करें, मटेरियल सब्सिडी। मटेरियल सब्सिडी का इन्होंने मीनिंग बताया, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इससे वो लिमिट अच्छे से याद हो जाएगी। एबीसी एक कंपनी है, एबीसी कंपनी एक है, इनकी कितनी सब्सिडी है, 3। सब्सिडी का नाम क्या क्या है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। डन। चलो, द कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ एबीसी लिमिटेड, कंसोलिडेटेड मतलब तीनों का होगा, ठीक है, मतलब एबीसी का भी होगा और एबीसी तीनों का अलग, मतलब टोटल कंपनी कितनी होगी, 4। कंसोलिडेटेड मतलब क्या, होल्डिंग का भी है और उसके साथ सब्सिडी का, तो टोटल 4 कंपनी का पूरा कंसोलिडेशन जब देखा गया तो कंसोलिडेशन कितना आया, इन्होंने कहा भैया 300 करोड़ आया और कितना आया, 600 करोड़। जो 300 करोड़ है ये क्या है बच्चा, आपकी इनकम है, ये क्या है आपकी इनकम है, और ये आपकी क्या है, नेटवर्थ है। बात क्लियर है, इनकम और नेटवर्थ, ठीक। चलो अब कंसोलिडेटेड है, हमने अभी क्या पढ़ा, मटेरियल सब्सिडी का मीनिंग 20% आना चाहिए, ठीक है। चलो 20% निकालो कितना होता है, कंसोलिडेटेड का 20% निकालो कितना होता है, 20% था कि 10% था, 20 था। आपके इसमें 10 तो नहीं लिखा, बुक में 20 लिखा कि 10 लिखा आपके इसमें, 20, पुराने में 10 था बता दूं, तो एग्जाम्पल भी 10 के हिसाब से। वापस ये एग्जाम्पल 10 के हिसाब से इसीलिए उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उनको लगा कि एग्जाम्पल इतना बड़ा चेंज करना पड़ेगा, एग्जाम्पल ही हटा देते हैं, ठीक है। तो 10% पुराने सिलेबस में था, अब 20 आ गया, ये एग्जाम्पल 10 के हिसाब से, 20 के हिसाब से बताओ कितना आएगा, 60 करोड़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी निकालो इसका भी 20% निकालो, 120 करोड़ और ये 60 करोड़। डन। मतलब कि अब हमें इंडिविजुअली देखना है, एबीसी इन्होंने एक तरफ इनकम दी एक तरफ नेटवर्थ दिए, दोनों में और है, दोनों में और है, ठीक है। अब पुराने सिलेबस के हिसाब से ये इसलिए एग्जाम्पल ये 10% हुआ करता था, तो अब इन्होंने कहा कि भैया अगर हम 10% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो उसका 30 हो जाएगा और इसका अगर 10% निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इन्होंने 10% के हिसाब से बनाया, ठीक है। मान लो अभी हम 10% के हिसाब से करें ताकि ये आंसर निकाल सको, बस इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। चलो दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 30 करोड़ देखना है और क्या देखना है, 60 करोड़, दोनों में से कोई एक कंडीशन। चलो ए लिमिटेड क्या सब्सिडरी है, क्यों है, बिकॉज ऑफ नेटवर्थ, बिकॉज ऑफ नेटवर्थ। बी कंपनी सब्सिडरी, मटेरियल सब्सिडरी है क्या, इनकम के कारण है। सी है क्या, नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। बस यही चीज तुम्हें 20% को लेकर देखनी है, एग्जाम्पल 10 का था इसलिए बस आपको दिखा दिया, लेकिन क्या कैलकुलेशन कैसे होती है समझ में आ गया। मटेरियल सब्सिडी क्या होती है, आपको कंसोलिडेशन का, पूरा कंसोलिडेटेड का आपको क्या देखना है, सिंगल इंडिविजुअल का 20% अगर होल्डिंग होती है तो हम आपके मानेंगे मटेरियल। क्लियर है। चलो हेडिंग वापस आओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है।
इन्होंने कहा कि जो मटेरियल सब्सिडी कंपनी है ना, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा और स्ट्रांग रखना है। तो लिस्टेड कंपनी, आप खुद सोचो, होल्डिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी, आप सोचो आपकी एक मटेरियल सब्सिडी कंपनी उस पर आपको थोड़ा सा और अच्छे से इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है। उनका इनकम बाकी सबसे 20% वही खींच के लेकर आती है। सोचो चार कंपनी से 20% इनकम उन्हीं की है। होल्डिंग की तो ज्यादा होगी, बाकी सब्सिडी एवं ही है। ये वाली सब्सिडी बहुत अच्छी वाली सब्सिडी, ठीक है। चलिए, तो लिस्टेड एक्सप्लेनेशन है, लिस्टेड एंटी शेयर फॉर्मुलेट अ पॉलिसी डिटरमाइनिंग द मटेरियल सब्सिडी। सबसे पहला काम क्या बोला, लिस्टेड कंपनी तुम्हारे सर पे हमने काम दिया। क्या काम दिया? आपको पॉलिसी बनानी है। क्या पॉलिसी बनाना है? आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी मटेरियल सब्सिडी कौन है, और मटेरियल सब्सिडी कंपनी को और क्या क्या एक्स्ट्रा काम करने, ये आपकी पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। क्या क्या लिखा होना चाहिए डिटेल में इन्होंने बताया। सबसे पहला काम, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall be director on the board of director of the unlisted material subsidy। क्या बोल दिया? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाने की बात करी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में है ना, इन्होंने कहा कि आपका जो लिस्टेड कंपनी का कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये क्या करेगा, आपकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला काम करेगा। बात समझ में आ गई? डायरेक्टर लिखा है, बस डायरेक्टर रहेगा। वेदर इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, ये सब्सिडी कंपनी इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन की भी हो सकती है ना, बाहर हो सकती है। डन, समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, ऑडिट कमेटी समझते हो, जहां पैसों का लेना देना आएगा भैया, ऑडिट कमेटी। ये अच्छी सब्सिडी कंपनी है तो ऑडिट कमेटी का भी रोल आएगा। ऑडिट कमेटी लिस्टेड एंटिटी की जो है वो रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ पर्टिकुलरली द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अनलिस्टेड। ये अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी कहां कहां पैसा लगाती है, ऑडिट कमेटी रिव्यू करती रहेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट कहां का है, मतलब नजर रखेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है आपके लिए। नेक्स्ट, द मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं? समरी मीटिंग की। किसकी मिनट्स की बात हो रही है? मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कौन सी? अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी शेल प्लेस एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। इन्होंने कहा सब्सिडी की जो है ना मीटिंग की, उन्होंने बोला मिनट्स जो भी है सब्सिडी कंपनी की, ये मेन जो आपकी लिस्टेड कंपनी है ना, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने भी रखी जाएगी। हम देखना चाहते हैं लोग मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, पूरी तरीके से नजर रखा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम चाहते हैं और अच्छा हो जाए, या फिर हम ये चाह रहे हैं कि भैया बिगड़े ना, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक, नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडी। जो मैनेजमेंट है ये अनलिस्टेड सब्सिडी की, ठीक है, शेल बी। देखो मेरी बात समझना, हेडिंग में सब्सिडी लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया उन्होंने? मटेरियल सब्सिडी का मीनिंग। मटेरियल सब्सिडी का मीनिंग समझ में आया? दूसरा उन्होंने क्या बोला है? दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया? अनलिस्टेड मटेरियल की बात करी है। नेक्स्ट में उन्होंने किसकी बात करी है? अनलिस्टेड सब्सिडी। जहां मटेरियल है वहां बस मटेरियल की ही बात हो रही है। जहां सिंपल सब्सिडी लिखा है, गलती नहीं करी है उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं? हम सारी सब्सिडी की बात करें, हम सारी अनलिस्टेड की बात करें। गलती से मटेरियल लिखना वो भूले नहीं है। ऊपर बोल रहे मटेरियल वाले के लिए इंडिपेंडेंट, बाकियों के लिए नहीं इंडिपेंडेंट, बाकियों के लिए दूसरी फॉर्मेलिटी। बात समझ में आ रही है? चलो, next, the management of the unlisted subsidiary shall periodically bring to the notice of the board of director of the listed main listed company को भैया नोटिस देगी statement of all the significant transaction arrangement enter into by the, जो कुछ भी अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कर रही है, ये बात उन्हें अपनी मेन लिस्टेड कंपनी को बतानी पड़ेगी। क्लियर है? ये सब्सिडी के कुछ कंप्लायंसेस थे कि सब्सिडी कंपनी के साथ आपको क्या क्या करना है, मटेरियल के लिए क्या करना है, जो मटेरियल नहीं है उनके लिए क्या करना है, अनलिस्टेड के लिए क्या करना है। लिस्टेड को लेकर क्यों नहीं बोला? क्योंकि लिस्टेड तो वैसे ही लिस्ट है, तो अलग से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगी। तो हमने मटेरियल अनलिस्टेड या फिर नॉर्मल सब्सिडी अनलिस्टेड को पकड़ा है। बात समझ में आई? पक्का? नहीं 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 नहीं, ऊपर हेडिंग सब्सिडी, यहाँ पे उन्होंने बोला हम सारी सब्सिडी की बात करें, जो मटेरियल है जो मटेरियल नहीं है सबकी। अब पॉइंट सबके लिए अलग अलग है, जो पॉइंट जिसको लेके कह रहे हैं ना वो बस उसी पे लगेगा। ये किस, इसमें क्या लिखा है ये देखो, अनलिस्टेड सब्सिडी, तो मतलब किसको देगी नोटिस? बस उसी को, लिस्टेड को देगी, लिस्टेड को। हाँ हाँ, सारे जो कुछ भी हो रहे हैं। ठीक है, रीड करूँ वापस ये वाला पॉइंट। मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडी, मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है। एक सब्सिडी कंपनी जो कि लिस्ट नहीं है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल पीरियोडिकली ब्रिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन में पीरियोडिकली जब जब वो टाइम आएगा, नोटिस देगा किसको? आपकी मेन लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को,
एंटिटी को, ठीक है। द स्टेटमेंट क्या बताएगी उसमें, ऑल दी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सारे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। इन्होंने कहा कि हम बता रहे हैं ना आपको ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या है जो आपको बताना है, सारे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड द अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय द अनलिस्टेड सब्सिडी। जो भी सिग्निफिकेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो या फिर जो भी अरेंजमेंट, अब क्या होते हैं सिग्निफिकेंट और अरेंजमेंट, ये इन्होंने बताया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, हमारा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन से मतलब है शेल एनी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, आप किसी भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को, अरेंजमेंट को, दैट एक्सीड, लिमिट बता के रखिए कितनी लिमिट एक्सीड हो रही है, exceeding 10% of the total revenue या फिर total expense या फिर total asset, total liability as the case may be, unlisted subsidy of the immediate preceding accounting year। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कितने से ज्यादा हो रहा है, 10% से ज्यादा हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, और ये इस चीज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? डन 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 डन। टोटल कितने पॉइंट्स पड़े फटाफट, 1 2 3 4 5, पीछे से शुरू कर रहे। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। कौन किसको देगा, अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग लिस्टेड कंपनी को दे रही है, ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब इन्होंने बता दिया 10% से ज्यादा की जो होता है, ठीक है। अब वो चाहे एसेट हो, एक्सपेंस हो, लायबिलिटी, जो भी व्हाटएवर। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, किसको बोला, अनलिस्टेड अनलिस्टेड सब्सिडी को बोला, आपकी जो मीटिंग हुई थी इसका जो मिनट्स है किसको दे दो, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, जहां जहां पैसा लगा रहे ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी की रिव्यू करेगी, भैया कहाँ पैसा लगाया। देन सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, मटेरियल सब्सिडी को लेकर उन्होंने बोल रखा है, ठीक है, कि इनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें बता देंगे। और फर्स्ट वाला पॉइंट आपको मीनिंग बता रहा था कि मटेरियल सब्सिडी से मतलब हमारा क्या है। डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, सेक्रेटरियल ऑडिट, और बाजू में क्या लिखा है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। चलो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है बताओ जरा। सीएस प्रैक्टिसिंग, एक प्रैक्टिसिंग सीएस ऑडिट करेगा, तो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है पहले उन्होंने बताया। सेक्रेटरियल ऑडिट एक ऑडिट है जो प्रैक्टिसिंग सीएस करता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बताया है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। ये कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करके देगा जिसमें क्या लिखा होगा, रिमार्क्स लिखे होंगे कि कौन कौन से कंप्लायंसेस किए और कौन कौन से नहीं किए। दोनों चीजें अलग अलग है, एक होता है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, एक होता है सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, दोनों में डिफरेंस है। ऑडिट मतलब चेक करना, प्रॉपर ऑडिटर है वो। कंप्लायंस मतलब अलग से एक टेबल टाइप की बना दी आपने, ये किया ये नहीं किया, ये किया ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, रीजन जो भी कंपनी ने हमें बताया। चलो, एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल, मटेरियल समझ रहे हो, मटेरियल, उसकी जो अनलिस्टेड सब्सिडी है, अनलिस्टेड है तो भी करना पड़ेगा, वापस वापस वापस। लिस्टेड कंपनी को तो सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर उस लिस्टेड कंपनी की मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है उसे भी सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक। चलो, इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हैं जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, बाहर वाली की बात नहीं कर रहे। शेल अंडरटेक द सेक्रेटरियल ऑडिट एंड एनेक्स, किसके साथ, आपकी एक एनुअल रिपोर्ट जाती है एनुअल रिपोर्ट के साथ ये ऑडिट एनेक्स करके दे देना। कौन देगा, ये प्रैक्टिसिंग सीएस देगा। डन। नेक्स्ट, एवरी लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ठीक है, जो भी फॉर्म प्रेस्क्राइब है स्टॉक एक्सचेंज को दे दो, कितने दिन के अंदर, 60 डेज। जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 60 ईच फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, 60 डेज के अंदर बता दो कि हाँ ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में ना ये कंप्लायंसेस उन्होंने किया या फिर नहीं किया, जो भी व्हाटएवर रिपोर्ट बता दो। डन। ये 2 पॉइंट, ये सब ऐसे चिल्लर चिल्लर चीजें पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एक्सेप्शन। सबसे पहले मुझे बताओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा, नंदिनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। वेरी गुड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि प्रॉपर कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे तरीके से होना, दैट वाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यही है। हेडिंग बोलता है एक्सेप्शन, हेडिंग बोलता है सॉरी, एक्सेप्शन टू लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वो जो स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल। डन। रेगुलेशन नंबर 15 का 2 बोलता है, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन बता दो फटाफट। रेगुलेशन नंबर 17 से 27 और 42, 40 का 46 का 2 और एक शेड्यूल था 5, ठीक है। इन शॉर्ट वापस आ जाओ, मैं बस बता रही थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन से रेगुलेशंस है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कुछ भी रेगुलेशन है, रेगुलेशन 15 का सब रेगुलेशन 2 बोलता है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो भी ये सारे रेगुलेशंस है ना ये एप्लीकेबल नहीं है, इन यहाँ पर 5 बातों पे एप्लीकेबल नहीं है। वापस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी रेगुलेशंस हमने अभी पढ़े कुछ नहीं पढ़े, आपके सिलेबस में नहीं है, जो भी है इन पे एप्लीकेबल नहीं है।
चलो इन्होंने कहा हम छोटी मोटी कंपनीज को पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं? छोटी एंड मोटी कंपनी। ठीक है, चलो ये छोटी मोटी कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। 10 करोड़ से कम है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, तो भैया आप क्रॉस ही नहीं करें, तो आप एक छोटी कंपनी हो। एंड लिखा है और नहीं लिखा है, एंड मतलब दोनों कंडीशन। एंड आपका नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कब देखेंगे? आपके लास्ट डेट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से देखेंगे। हमने आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट उठाई, उसमें हमने आपका क्या देखा? पेड इक्विटी शेयर कैपिटल देखा, नेटवर्थ देखा, 10 करोड़ और 25 करोड़ से कम है, तो आप एक छोटी कंपनी हो, आपको भारी भरकम कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? पहला किसको एप्लीकेबल है ये समझ में आ गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस लग गया था, ठीक है, अब मुझे इसे फॉलो करना है। फिर हमने देखा कि हमारी लिमिट ऊपर नीचे हो गई, हो सकती है ना, बायबैक कर लिया, वापस निकाल लिया, हो सकता है, ठीक है, नेटवर्थ कम हो सकती है। तो अगर मेरी दोनों में एंड है, एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर साथ में फुलफिल होती है तो मुझ पे एप्लीकेबल है, मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं क्रॉस करती हूँ, क्रॉस नहीं करती हूँ तो नीचे हूँ, डन। वंस द अबव रेगुलेशन बिकम एप्लीकेबल, एक बार ये रेगुलेशन मुझ पे लग जाता है, रेगुलेशन बोलता है आपको फॉलो नहीं करना है, रेगुलेशन क्या बोलता है? आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वंस दीज रेगुलेशन बिकम एप्लीकेबल, कंटिन्यू टू रिमेन, बाद में लिमिट क्रॉस होती है, बाद में लिमिट ऊपर नीचे हो जाती है, पहले मैं छोटी थी अचानक से बड़ी हो गई बीच में, ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना पड़ेगा। कब तक मैं कंटिन्यूसली फॉलो करूंगी? फॉलो करूंगी मतलब क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करूंगी कि नहीं करूंगी? नहीं करूंगी। कंफ्यूज नहीं हो रहे? वापस वापस वापस, हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं करना है। किसको? छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी से हमारा मतलब क्या है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है और नेटवर्क 25 करोड़ से कम है। अगर आप कम हो तो आप पे आपको नहीं फॉलो करना है, यही इन्होंने कहा। ऊपर जो भी हमने बोला, ऊपर जो भी हमने बोला, क्या बोला? कि नहीं करना है, आपको नहीं करना है तब तक जब तक क्या ना हो जाए? इक्विटी शेयर कैपिटल नेटवर्थ ऑफ सच इक्विटी रिड्यूस एंड क्या लिखा है? रिमेन बिलो दी। एक्चुअल में इन्होंने लैंग्वेज बदल दी है, ये बेरेट की लैंग्वेज नहीं है, इनकी खुद की लैंग्वेज है, ये बेरेट की लैंग्वेज नहीं है। तुम्हें भी यही लिखा है वंस, अगर आप बेरेट की लैंग्वेज रीड करोगे, ठीक है, छोड़ो वो सब। नॉर्मली ये क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर जो भी हमने बातें बोली वो अब एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी, मतलब आप 10 करोड़ से ऊपर चले जाओगे या फिर 25 करोड़ से ऊपर चले जाओगे, तो ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। और बात क्या थी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल नहीं, तो मतलब कि अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये लिमिट दे दी है, कब तक? इक्विटी शेयर कैपिटल और नेटवर्थ सच इक्विटी रिड्यूस, सबसे पहले जो हमने वो लिमिट बोली वो कम हो गई है, वो कम हो गई है, और रिमेन्स बिलो 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके पिछले 3 साल से, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? पिछले 3 साल से अगर आप लगातार क्या हो रहे हो? लगातार क्या हो रहे? कमी होते जा रही है। हाँ, इन्होंने बेरेट की लैंग्वेज हटा दी और सिंपल लैंग्वेज में बस बताने का ट्राई किया कि देखो रिड्यूस कम हो गई लगातार 3 साल तक, तो आप पे ये बात एप्लीकेबल होगी, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे ही हो हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो एग्जाम्पल फटाफट बस क्वेश्चन रीड करना, किसी ने भी अगर आंसर देखा। लगातार, हाँ हाँ हाँ, एप्लीकेबल है, फॉलो करना पड़ेगा, हाँ। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। श्रेयांश बताएगा क्यों एप्लीकेबल है। वही तो मैंने कहा था, एंड था। इतनी बार मैंने एंड बोला तब जाकर भी बोलता और था ना। क्या है ये? देखो एंड लिखा है ना, ये हाईलाइट करो, एंड को, एंड को हाईलाइट करो, यही सब ले डूबेगा अपन को, एंड और चलो। चलो, एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड विच हैज इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, पेड अप कितना? 9 करोड़, एंड नेटवर्थ कितना? 26 करोड़। हमने तो बोला कि 10 और 25, तो ये 26 तो ऊपर जा रहा है, तो नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में एंड लगा, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल। चलो वापस, हम पढ़ रहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब में लगता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोलता है? इन पे नहीं लगता, छोटी कंपनियों में नहीं लगता। लिमिट क्या उस छोटी कंपनी की? पेड अप 10 से कम, नेटवर्थ 25 से कम। मुझे ये बताओ, एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली कंपनीज कौन सी होती है? एसएमई एक्सचेंज में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इन्होंने कहा कोई भी लिस्ट हो रहा है इसमें, मतलब वो वैसी छोटी है, ठीक है।
तो उन पे उन्हें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्या क्लिक हो रहा है? फुल फॉर्म बताओ। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड बोलता है जो भी कंपनी परेशान है, खत्म होने वाली है, हम उन्हें बचाने का ट्राई करेंगे। जब उन्हें हम बचाने का ट्राई करते तो एक वर्ड यूज करते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब ठीक करना, रिजॉल्व करना, प्लान, रिजोल्यूशन प्लान। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होती है जिसमें एक प्लान तैयार किया जाता है, इसे ठीक किया जाता है। जैसे कि येस बैंक, आपने येस बैंक सुना होगा, डूब रही थी, एसबीआई बैंक आता है और उसके शेयर्स खरीदता है तो बचाया है। ये प्लान कौन लेकर आया? एसबीआई बैंक प्लान लेकर आए। एसबीआई बैंक प्लान लेकर आए कि मैं इस येस बैंक के इतने शेयर्स खरीद लेता हूँ, मैं बचा लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आईबीसी में ही गई थी वो, और उसे ठीक करने का ट्राई किया गया था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेगुलेशन नंबर 17 हमने पढ़ा था, बताओ क्या था रेगुलेशन नंबर 17? गवर्नेंस का पहला वाला था, और सबसे पहला क्या पढ़ा था? कॉम्पोजिशन ही पढ़ा था, कॉम्पोजिशन ही था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन था 17। उन्होंने कहा कि भाई रेगुलेशन 17 वाली बातें मत फॉलो करो अभी, क्योंकि तुम्हारी कंपनी तो वैसे क्या हो गई है, डूब गई है, तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो गई है, तुम्हारी कंपनी को बचा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं, डायरेक्टर में ना एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। ये सब तो थे ना पहले, डुबा दिया, इनको साइड करो, इनका पूरा काम आकर प्रोफेशनल्स करेंगे। इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले कौन है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएमए, आप तीनों ये प्रोफेशनल्स होते हो। अब ये सीए, सीएस, सीएमए कैसे हो जाते हैं? सबसे पहला काम, सीएस बन जाओ, फिर आईबीसी कोड के अकॉर्डिंग एक टेस्ट और देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन प्रॉपर। प्रोफेशनल में जब आओगे, आईबीसी ऐसा घोट घोट के पढ़ाया जाएगा। आपके 2 सब्जेक्ट है आईबीसी के, 2 सब्जेक्ट आईबीसी के, आपको इसीलिए इतना पढ़ाया जाता है ताकि आप ये प्रोफेशनल बन सको। तो पहले सीएस बनो, फिर इनका खुद का एक टेस्ट दो, और फिर बनो। सेम सीएस, सीए में भी और सीए में भी, पहले वो सीए और सीएमए बनेंगे, फिर आईबीसी वाला टेस्ट देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा आपने पढ़ा है, मैं सच बता दूं, सबसे ज्यादा आप ही पढ़ते हो, जितना वो लोग नहीं पढ़ रहे। लेकिन एलिजिबल तीनों ही है, तीनों को वो टेस्ट भी निकालना पड़ेगा, तब जाके वो आप प्रोफेशनल बनते हो। तो आईबीसी अपने आप में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, प्रोफेशनल में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में समझो, ठीक है। चलिए, तो जो वो प्लान पूरा तैयार करवा रहे होते, ये तुम ही लोग होते प्रोफेशनल। तो इन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टर को तो हमने भगा दिया, और डायरेक्टर की जगह पर कौन आ गया? ये प्रोफेशनल्स जो कंपनी के मैनेजमेंट को अभी ठीक करने का प्लान करे। तो इसीलिए आपको रेगुलेशन 17 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और रेगुलेशन 17 कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट था। समझ में आया? सेम कनेक्टेड ये 4th पॉइंट ना, रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 कंटिन्यूसली ये सब नहीं, सब डायरेक्टर की बात करें, मैक्सिमम मिनिमम ये सारी बातें करें। अभी हमने लाइन से पढ़ा था ना 17, 18, 19, 20, भले उन्होंने रेगुलेशन नंबर नहीं दिए, लेकिन वो लाइन से वही सारी चीजें थी। इन्होंने कहा भाई डायरेक्टर को मत ध्यान दो अभी, क्यों? क्योंकि कंपनी किसमें है? नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड चल रहा है। बात समझ में आ गई? इनके सारे काम कौन करेगा? यही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इनका नाम समय समय पे बदलता है, तुम अगर नोटिस कर रहे होंगे तो एक तरफ लिखा है इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक लिखा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। शॉर्ट में बता दूं, नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये इसका नहीं है टेस्ट, ठीक है, ये तो प्रोफेशनल पढ़ोगे। शॉर्ट में बस ये है कि टेम्परेरी बेसिस के लिए जब अपॉइंट किया जाता है तो इंटरम बोला जाता है, जब वो एकदम पक्का हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बस इसीलिए ये सब लिखा है। डन। वापस 3rd और 4th समझ में आ रहा है? 3rd क्या बोल रहा है? 17 मत फॉलो करो क्योंकि ये चल रहा है, और भैया 4th क्या बोल रहा है? 18, 19, 20, 21 मत करो क्योंकि ये चल रहा है। एक ही तो बात है, एक ही साथ बोल देते, ठीक। चल ठीक है, बढ़ाकर लिखने की आदत है। कौन सा वाला पॉइंट? सेम लिखा है। हाउएवर द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो 17 में जिनको हमने भगा दिया, फुलफिल बाय द इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो भी 17 और 17 23 ऑफ कोड बोलेगा, उनके कोड के अकॉर्डिंग जो बोलेगा वो वाले काम करेंगे, ठीक। डन। इनके नहीं, ये वाले करने पड़ेंगे। 17 ये याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। और ये 18, 19, 20 ये नहीं, तुम बोल देना अदर, इसको अदर लिख सकते हो, लेकिन 17 तो याद कर लो यार, इन्होंने भी इंपॉर्टेंस दिया ना, क्योंकि ठीक। चलो, लास्ट वाला जबरदस्ती का पॉइंट बनाए। उन्होंने कहा कि भाई हम ना सेबी एलओडीआर पढ़ रहे, कंपनीज एक्ट की बातें तो फुलफिल करनी पड़ेगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द रेगुलेशन 15, ये रेगुलेशन 15 ना सेबी की बात करता है, सेबी रेगुलेशन की बात करता है, हमारी कंपनीज एक्ट की बातें तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो टोटल 5 पॉइंट है, सच बताऊं तो 3 पॉइंट है। बुक के अकॉर्डिंग, मॉडल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 5 दिख रहे, सच में 3 ही पॉइंट है। 3 पॉइंट में पहला क्या बोला उन्होंने? एक लिमिट बताई, अगर इस लिमिट के नीचे हो तो आप पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता? ऐसे में एक्सचेंज लिस्टेड में वाले नहीं है। और तीसरा क्या बोला? आईबीसी, आईबीसी में 3 और 4 पॉइंट एक साथ
कर दो। बात समझ में आ गई? डन। क्या लिखा है? अभी आगे चल के एक कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, उसमें रिपीट, अभी से लिख दो रिपीट, बता दूंगी, अभी ये सुन लो बस। क्या लिखा है? 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 11 दिन पहले। आगे चल के एक जगह मैं पढ़ाऊंगी, वहां डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो ये और वो एकदम सेम है, तो अभी रिपीट लिखो, बढ़ते आगे। डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट और द इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन नंबर 30। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेगुलेशन नंबर पहला क्या था? 17 से लेकर 27, ये 29 चल रहा है, ये 30 चल रहा है। उन्होंने ऊपर जो छोटी छोटी नाम बस हेडिंग हेडिंग दी थी ना बिना रेगुलेशन नंबर, वो सब उसी में चल रहे थे, वही था कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन शॉर्ट। ठीक, चलो। 30 बोलता है आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, इवेंट या फिर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आ जाओ। डिस्क्लोजर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक डिस्क्लोजर बोल रखा है विदाउट गाइडलाइन, मतलब वो इतना मटेरियल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डिस्क्लोजर बोल रखा है भैया उसकी मटेरियलिटी है, इंपॉर्टेंस है। चलो वापस, लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर 2 टाइप में बोलती है, एक क्या है विदाउट गाइडलाइन फॉलो किए हुए, और दूसरा क्या बोल रखा है गाइडलाइन फॉलो करनी है, क्यों? क्योंकि वो मटेरियल है। ठीक, चलो। इन्होंने बोला शेड्यूल 3 के पार्ट ए, वापस शेड्यूल 3 के पार्ट ए में पैरा ए, समझ रहे हो? सेम शेड्यूल 3 के पार्ट ए के पैरा, ये पैरा ए है और ये पैरा बी है, मतलब एक ही शेड्यूल होगा, उसका एक ही पार्ट होगा, उसके 2 पैराग्राफ है। ठीक है, तो पहले पैरा में उन्होंने बोल रखा है अमलगमेशन, मर्जन, डीमर्जन, रिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, और दूसरा पैरा में दे रखा है कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। हमारी कंपनी ने काम चालू कर दिया कमर्शियली प्रोडक्शन, जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कुछ भी है, तो मैं काम चालू कर रही हूँ, प्रोडक्ट बना रही हूँ, या फिर चेंज इन दी जनरल कैरेक्टर या फिर नेचर ऑफ द बिजनेस। इन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है वहां दे रखे शेड्यूल में, और इससे रिलेटेड कुछ बताया नहीं है, बस आपको शेड्यूल का ब्रीफ दे दिया, शेड्यूल देख लेना, उसमें पूरा डिस्क्लोजर दिया होगा। तो डिस्क्लोजर देना है जो शेड्यूल में गिवन है, दैट्स इट। ये क्या लिखा है? विदाउट गाइडेंस लिखा है, विदाउट अप्लाइंग गाइडेंस फॉर द मटेरियलिटी, और ये फॉलो करना पड़ेगा गाइडलाइन के साथ। क्लियर है? आ जाओ। अब एकदम जनरल जनरल बातें। एक लिस्टेड कंपनी, एक कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी फ्रेम करेगी क्या? पॉलिसी, किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड रेगुलेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करो। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में ये है, एक लिस्टेड कंपनी डिसाइड करी क्या चीज मटेरियल और क्या चीज मटेरियल नहीं है, इसकी पहले क्या तैयार करेगी? पॉलिसी। चलो आईटेक्स का एग्जांपल लेते हैं। आईटेक्स में मुझे कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन बनाने, तो मैं क्या बनाऊंगी? एक पॉलिसी बनाऊंगी। पॉलिसी बन गई, एक स्टैंडर्ड बन गया, यही फॉलो करना है। ठीक है, अब पॉलिसी अगर जैसे मैंने बोला कि जब आपका बैच चालू हुआ तो हमने क्या था कि हम यूनिट टेस्ट लेंगे, ये हमने पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी कुछ नहीं, इंटरनल तरीके होते हैं जिससे हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। मैंने पॉलिसी बनाई कि यूनिट वाइड टेस्ट लूंगी, यूनिट वाइड टेस्ट होंगे, आपका प्रॉपर रिजल्ट आएगा, फिर सेकंड यूनिट होगी, फिर थर्ड यूनिट होगी, तो ये पॉलिसीज है। सेम ऐसे ही इन्होंने कहा कि आप अपनी मटेरियलिटी को डिटरमाइन करिए, क्या चीज़ मटेरियल है, क्या चीज़ मटेरियल नहीं है, उसकी क्या तैयार करें, पॉलिसी फ्रेम करिए। ये पॉलिसी कौन फ्रेम करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अप्रूवल लेकर बैठ जाए। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ऑथराइज वन और मोर केएमपी टू प्रपोज डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। क्या बोलते भाई? इन्होंने ऑथराइजेशन दे दी केएमपी को कि भाई तुम भी हमारी हेल्प करो। सब जनरल जनरल बातें फटाफट चलेंगे। फर्स्ट, डिस्क्लोजर टू द स्टॉक है। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? डिस्क्लोजर देगी। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। क्या बताएगी? ऑल द इवेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन, जो क्या होंगे? मटेरियल होंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इवेंट। वापस अगर आप हेडिंग में जाओगे तो हेडिंग में क्या लिखा है? आओ, क्या लिखा है हेडिंग में? 2 चीजें, इवेंट और इंफॉर्मेशन। हमें डिस्क्लोजर देना है इवेंट का और इंफॉर्मेशन का। सेम यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मटेरियल, ऑल इवेंट, ऑल इंफॉर्मेशन विच आर मटेरियल इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन, आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, नॉट लेटर देन द फॉलोइंग। यहाँ 3 चीजें बताई है। सबसे पहले क्या लिखा है? 30 मिनट में बता दो, है ही नहीं? हाँ, ये बदल गया अब, एक्चुअली में कैटेगरी बता दी है। एड ऑन करो, उसी में लिखो, लिखो 30 मिनट्स, लिखो शॉर्ट में लिखा रही हूँ, पहले लिखो 30 मिनट्स, 12 घंटे। जहां तुम्हारा कहीं 30 मिनट्स लिखा है, अच्छा ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है ना, इन्होंने ये लिस्ट दे रखी है। इन्होंने बोल रखा है 30 मिनट्स के अंदर अंदर दे देना है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे देना है। पहले यही पढ़ा रही हूँ, फिर आ रही हूँ उसमें। ठीक है, चलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो जाती है, ध्यान देना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो गई, मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला है? हेडिंग समझ में आ रही है? आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको तुरंत 30 मिनट्स के अंदर अंदर, जब भी मीटिंग, अभी मीटिंग खत्म हुई ना, 30 मिनट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देनी है। लिस्टेड कंपनी में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहला क्या काम करना है? इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? डिविडेंड, या फिर क्या डिस्कस हुआ था? कैश बोनस।
ठीक है, डिसीजन टू पास डिविडेंड या जो भी है, इन शॉर्ट, या फिर डिस्पैच करने का। अगर मीटिंग में ये वाले डिस्कशन है तो विद इन 30 डेज 30 मिनट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो कि हमने ये वाला डिस्कशन किया। नेक्स्ट, क्या किया तुमने, डिविडेंड कैंसिल किया किसी मीटिंग में, तुरंत बता दो। डिसीजन किसका, बायबैक का, बता दो। डिसीजन किसका, फंड रेज करना चाहते हो, बताओ। इंक्रीज करना चाहते हो कैपिटल बाय इश्यू ऑफ बोनस, कैसे होता था मालूम है, हम कैपिटलाइजेशन करते थे, इसका इधर पलटते थे इंक्रीज, ये भी बता दो कि कैपिटलाइजेशन कर रहे हो। फोरफीट करना चाहते हो, बता दो। शॉर्ट पर्टिकुलर्स एनी अदर ऑल्टरेशन, आप कैपिटल को अपना ऑल्टर कर रहे हो या फिर कॉल करके पैसे मांग रहे हो, जो भी वट काम कर रहे हो, बता दो। फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हुए हैं इस मीटिंग में, बताओ। वॉलेंट्री डीलिस्ट करना चाहते हो, नहीं लिस्ट रहना चाहते हो, मतलब मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में अगर ये डिस्कशन होंगे तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टॉक एक्सचेंज को बताने की। कौन करेगा बच्चों, आप ही का काम है, कंप्लाइंस ऑफिसर का काम है। समझ में आ रहा है, ये तो थी 30 मिनट्स की कहानी। इनकेस बोर्ड मीटिंग बीइंग, मीटिंग में इतना लंबे डिस्कशन में, इतने लंबे डिस्कशन में कि तुम्हारी बात ही नहीं खत्म हो रही, तो क्या लिखा है, एक दिन से ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल शेल बी डिस्क्लोज विद इन 30 मिनट्स, एंड ऑफ द मीटिंग, क्या लिखा है 30 मिनट्स, जब खत्म होगा तभी, अगर डिस्कशन ज्यादा लंबा खिंचता है तो। 30 मिनट्स वाला समझ में आ गया 1 घंटा नहीं। तैयारी एक्चुअल में होता क्या बता दूं, मीटिंग सच बताऊं तो फॉर्मेलिटी होती है, तैयारियां पहले से हो रखी होती है, ठीक है। फॉर्मेट, रेजोल्यूशन सब पहले से ड्राफ्ट होता है। आप रेजोल्यूशन पास करना कब से सीख रहे हो, एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव में, हाँ कुछ बच्चों ने नहीं सीखा, कुछ बच्चे एब्सेंट थे है ना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में सीख रहे हो, प्रोफेशनल में भी फिर से सिखाया जाएगा, मतलब कि तैयारी तो पहले से चल रही है ना। जब मीटिंग होगा तुरंत नहीं बनाओगे, फॉर्मेट सब बनके तैयार होता है, बस साइन होता है, साइन भी सच बताओ तो पहले से ही होता है, ठीक है। तो तैयारियां पहले से हो जाती है, फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, लेकिन हाँ बड़ी जहां पे बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस है उन्हें तो फिर बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। हो ही जाएगा, चलो हो गया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ पहले ये बताओ, ये 30 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स का यहाँ दे दिया इन्होंने, कहा कि भाई 12 घंटे और 24 आवर्स की भी बातें होती हैं, जो इन्होंने यहाँ पर अभी नहीं बताई, ठीक है। क्या लिखा है, आ जाओ मैं रीड कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं पूरा ही भेज दूंगी जैसे पिछली बार वैसा भेजा था, ठीक है। 12 आवर्स के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा, फ्रॉम अक्रेंस ऑफ द इवेंट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ द इवेंट और इंफॉर्मेशन इज इमेनेटिंग फ्रॉम विद इन द लिस्टेड एंटिटी। अब थोड़ा समझो, ये लिखा है लिस्टेड एंटिटी और ये लिखा है नॉट इमेनेटिंग लिस्टेड एंटिटी। समझो, अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट है जिसमें इंटरनल कंपनी का ही वेट कर रहे, तो जब वो काम हो जाएगा वहां से, कुछ एक बेस है जिसमें आप आउटसाइडर में, सिंपल लैंग्वेज में आ जाओ। 12 आवर्स फॉलोइंग इवेंट, कोई भी इवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी इंसिडेंट कोई भी इवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, दैट्स कम फ्रॉम द एंटिटी इटसेल्फ। हमने मीटिंग किया, इस मीटिंग में हमने बोला कि सीएस तुमको स्कीम तैयार करनी है मर्जर अमलगमेशन की, वापस वापस वापस, समझो समझो समझो। आज इस बोर्ड मीटिंग में हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, कि हम वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी आपस में मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा भी कंक्लूजन तब तक नहीं है जब तक हम एक वैल्यूअर को ना पकड़े। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है जो कह रहा है कि भैया आइडिया कंपनी की मीटिंग हो रही है, वोडाफोन कंपनी का वैल्यूएशन कर है, हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो डिस्कशन है इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, कोई इंटरनल रीजन के कारण। वो इंटरनल रीजन क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यू ने अभी वैल्यूएशन नहीं बताया, या फिर सीएस को हमने बोला कि भाई तू पूरा प्लान तैयार करके दे, ये कैसे चलेगा, तो हमने सीएस को अभी क्या बोला है, भाई प्लान तैयार करके दे। तो कोई इवेंट है या कोई इंफॉर्मेशन है दैट कम फ्रॉम, जो कंपनी से ही आने वाला है, कंपनी इटसेल्फ देने वाली है, तो जो कंपनी इटसेल्फ इंफॉर्मेशन देने वाली है, तो जब ये आ जाएगा तो वहां से 12 घंटे के अंदर बता दो। आज मीटिंग में डिस्कशन हो गया, सीएस को बोला सीएस से काम कर लेना, तेरे पास 5 घंटे हैं, सीएस ने 5 घंटे में काम करके दिया, वहां से 12 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। लेकिन अगर कोई इवेंट कोई इंफॉर्मेशन है जो आउटसाइडर है, ये सीएस अंदर का था, अब मैं कह रही हूँ रजिस्टर वैल्यूअर है बाहर का, बाहर के बंदे को हमने अपॉइंट किया और बोला कि भाई तू हमारे लिए वैल्यूएशन करके दे, इस कंपनी को कितने में हमें खरीदना चाहिए। तो ये अब एक्सटर्नल इवेंट पे फंस गए हम, तो 24 घंटे दे दिए अगर आपकी सिचुएशन क्या है, एक्सटर्नल इवेंट में फंसती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। मीटिंग जैसी खत्म होगी 30 मिनट के अंदर अंदर बताना है। पहला पॉइंट एग्जाम्पल उन्होंने पूरे बता दिए,
इनके एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं, बस इन्होंने सिचुएशन बताई है कि मान लो अगर कोई इंटरनल रीजन के कारण रुकता है तो 12 घंटे, एक्सटर्नल रीजन के कारण अगर काम इनकम्प्लीट है तो कितने, 24 घंटे के अंदर। बात समझ में आ गई? ये चीज एक्स्ट्रा ही इन्होंने एड ऑन की और सिचुएशन एग्जाम्पल्स नहीं दिए। बाद में सिलेबस बढ़ाएंगे धीरे धीरे, अभी तुम लोग पहला। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट? चलो, यही समझ में आ गया। फटाफट क्या लिखा है, व्हाट हैपन इफ दी बोर्ड मीटिंग हेल्ड फॉर दी मोर देन 1 डे, क्या होगा? वेट करो, जिस दिन खत्म होगी वहां से 30 मिनट्स के अंदर। चलो, चिल्लर चिल्लर हेडिंग क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेल्डर को देनी है। अब देखो कैसे देनी, ये तो बिल्कुल ऐसी चिल्लर वाली बातें बता रहे हो। आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दे सकते हो और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किस में दोगे, जिनका क्या होगा, ईमेल एड्रेस होगा। हार्ड कॉपी इसको दोगे जिनका नहीं होगा एड्रेस ईमेल वाला। ठीक है, तो हम उनके एड्रेस में पहुंचाएंगे। हार्ड कॉपी फुल एनुअल रिपोर्ट दे दो उनको जिन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है। एक है सॉफ्ट, एक है हार्ड, एक है हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट बोल रहे हैं सारे शोल्डर्स को दो जिनका है। उन्होंने कहा कि भाई हार्ड कॉपी साइलेंट फीचर्स के साथ दो। ठीक है, सारे उन शोल्डर्स को जो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जिनको हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दे पा रहे, उनको हार्ड में दे दो। डन, फॉर्मेलिटीज है ये। आ जाओ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इतनी छोटी सी चीज में क्वेश्चन आया था। क्या है हेडिंग, दिखने में तो लगता है भाई इतनी चिल्लर हेडिंग है, छोड़ दो। मीटिंग ऑफ द शोल्डर फॉर दी एंड दी वोटिंग, क्या लिखा है, मीटिंग ऑफ द शोल्डर एंड दी वोटिंग। ये टॉप 100 लिस्टेड, टॉप 100 लिस्टेड, टॉप 100 लिस्टेड को क्या बोल दिया है, ये 100 लिस्टेड कैसे कैलकुलेट करते, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने बोल दिया भाई 31 मार्च एवरी फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होगा। नॉर्मली एजीएम कब होती है ये बताओ, सितंबर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है वहां से कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ना। अगर आप टॉप में हो, अगर आप टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में हो तो आपके लिए 6 महीने वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। आपको क्या, 5 मंथ्स। ये इसी पे एक केस स्टडी बना दी थी, इससे पहले वाले जो अटेम्प्ट्स हुए थे, एक नहीं 2 अटेम्प्ट पहले। सबको लग रहा था कि कहाँ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो दुनिया से अलग चीज आ गई है। तुरंत पेपर देकर आते और बोलते दीदी आउट ऑफ सिलेबस आया था। मैंने बुक में ये पॉइंट निकाले बच्चों, ये आया था। हाँ, वह भी दे रखा है। हाँ, अगर याद है तो, याद है तो खुश होगी, याद नहीं है तो फिर रोना आ रहा होगा, है ना। समझ में आ गया? इतनी छोटी छोटी चीज में आ जाती है क्वेश्चन कि भैया एजीएम, उन्होंने प्रॉपर एक केस स्टडी बना के दी थी कि भैया ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी टॉप में आती है, कितने महीने में आपको मीटिंग करवानी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नहीं बोला जाता कितने महीने में, एक डेट दी जाती है और बोल दिया जाता है इस टाइम पे मीटिंग है, बताओ वैलिड है कि नहीं। तुम कहोगे भैया 6 महीने, चलो भाई चलो, 100 लिस्टेड कंपनी को क्या बोल दिया, ये क्या लिखा है, लाइव वेबकास्ट, मतलब बिल्कुल ऐसे लाइव चलेगा। और 1 वे है, मतलब हमने लाइव कर दिया है, जैसे यूट्यूब में हमने लाइव कर दिया, कौन देख रहा है हमें नहीं पता, दुनिया जाके चाहिए, मतलब अब इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, इसीलिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो पूरी एजीएम लाइव चलेगी किसकी, टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज की। सॉरी यार, ये हमेशा कुछ ना कुछ नंबर इधर उधर करती हूँ। 100 चलो, लिस्टेड एंटिटी क्या लिखा है, हाँ ये सब नहीं होता, लाइव स्ट्रीमिंग बहुत सारे अलग अलग एप्स के थ्रू होती है। ठीक है, देखो अब सुनो 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 सुनो, न्यूज़पेपर आएगा हिंदी इंग्लिश वर्नाकुलर, उसमें वो बताएंगे कि कहाँ होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, जनता। शेयर को तो पर्सनली ईमेल में आ जाएगा, अगर ईमेल आईडी दे रखी शेयर हो किसी के टॉप 10 के तो आ जाएंगे, नहीं तो न्यूज़पेपर के थ्रू टॉप 100। ठीक है, हाँ रजिस्टर, नहीं नहीं नहीं, एक इंग्लिश नेशनल, इंग्लिश नेशनल, हिंदी नेशनल और वर्नाकुलर फिर वो होता है लैंग्वेज वाला। ठीक है, वो पेपर देकर आए हैं, बोर्ड के बच्चे हैं हमारे 12वीं के, है ना। चलो, लिस्टेड एंटिटी, वापस वापस आ, यही यही यही, लिस्टेड एंटिटी क्या कर रहा है, रिमोट ई वोटिंग। क्या है रिमोट ई वोटिंग, घर बैठे रिमोट ई वोटिंग, है ना। जैसे घर बैठे सीएसईटी का पेपर दिया रिमोट तरीके से, वैसे ही रिमोट तरीके से, है ना। टू दी शोल्डर, अरे बंद करो नालायको, अपना अलार्म बंद करो। सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, जब भी जनरल मीटिंग। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी को बोला भैया तुम्हें रिमोट फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब चिल्लर हेडिंग है, हेडिंग का नाम बताओ, पॉलिसीज। जब हम ये चैप्टर पढ़े थे बीच बीच में ना बहुत सारी पॉलिसीज आती जा रही थी
मटेरियलिटी की पॉलिसी, और कुछ याद करो हमने डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रखने की भी पॉलिसी थी, परमानेंट भी थी और 8 साल वाली। इन्होंने कहा कि भैया बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोसेस होता है जो लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना होता है। पहली पॉलिसी का नाम क्या लिखा है, बस पॉलिसी का नाम बोलू, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पॉलिसी, ये वही वाली है, एक परमानेंट वाली 8 साल वाली। नेक्स्ट पॉलिसी फॉर दी क्या, मटेरियल सब्सिडरी, ऊपर पड़ा था यही लिखा है भैया, पॉलिसी बना लेना अपनी मटेरियल सब्सिडरी के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भैया कैसे काम करोगे, प्लीज आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए, आपकी ड्यूटीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रॉपर एज पर कंपनीज एक्ट होनी चाहिए। कुछ नहीं बताया है बाजू में जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये बस आपको बता रही लिस्टेड कंपनी को ये सारी पॉलिसीज बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग से समझो, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाओ, कैसे रिस्क आएगा तो मैनेज करोगे, कमिटी भी थी हमारी तो उसका काम है। ये क्या लिखा है, विजिल ब्लोअर, वेरी गुड। विजिल मैकेनिज्म कुछ याद आ रहा है, कंपनीज एक्ट में अगर किसी भी डायरेक्टर के साथ कोई माइनॉरिटी के साथ कोई दिक्कत हो रही है तो वो सीटी बजा के शोर मचा देगा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है। तो विजिल मैकेनिज्म इन्होंने सिंपल ये लिखा है वापस, हर कंपनी में सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल मैं आईटेक्स का है ना, ओमकार भैया के साथ कुछ गलत हो गया तो ओमकार भैया हल्ला मचा देंगे, और ऑडिट कमेटी किसके पास जाएंगे, ऑडिट कमेटी के पास जाके कंप्लेन करेंगे, सीटी बजा देंगे, ठीक है। चलो लिस्टेड फॉर्मुलेट, हर लिस्टेड कंपनी को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, विसिल ब्लोअर पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें डायरेक्टर एम्प्लॉय रिपोर्ट करेगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है। विजिल मैकेनिज्म शेल प्रोवाइड एडुकेट सेफ गार्ड, जो भी विक्टिम है उसको हमें सेव करना, चाहे वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो। विजिल मैकेनिज्म ऑल्सो प्रोवाइड द डायरेक्ट एसेस टू चेयरपर्सन, सीधा ये बात अपनी कहां तक पहुंचाएगा, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास, ठीक है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, मटेरियलिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी मटेरियल कब होता है बताओ जरा, 1,000 करोड़ और विच एवर इज लोअर, रिलेटेड पार्टी का मटेरियल है ना। चलो उसकी पॉलिसी बना लेना, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, कुछ इवेंट इंफॉर्मेशन अभी पढ़ा था डिस्क्लोजर में कि भाई पॉलिसी बना लो, कुछ कुछ इवेंट है जो मटेरियल होते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, आओ इसे पढ़ेंगे, टॉप कितनी 1000 लिस्टेड कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वो अपनी पॉलिसी बनाएगी कैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और डिस्क्लोज करेगी अपनी वेबसाइट में। चलो क्या लिखा है, बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी, बोर्ड के काम कौन कौन कैसे कैसे होंगे ये भी डिस्क्लोज किया जाएगा। बच्चों यहाँ पे पॉलिसी की लिस्ट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी को कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, तो मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेलकम। हाँ कुछ थोड़े बहुत 10%, 10 से 20%, 10 ही बोलूंगी मैं, ना के बराबर आते, ठीक है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी ना। ये नलायक को बंद क्यों कर रहे हो, रुको, वन टाइम पढ़ लिया था, क्वार्टरली पढ़ लिया था, तुम्हें क्या लगता, हाफ ईयरली भी पढ़ लिया था, हाँ सॉरी, हाफ ईयरली पढ़ेंगे, हाँ हाफ ईयरली पढ़ेंगे। अच्छा ब्रेक दे के भी पढ़ा सकती हूँ मैं, ऑप्शन है तुम्हारे पास, चलो पढ़ो, मनाना पड़ता है, चलो 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 मान गए मान गए धमकाना पड़ता है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, 1 घंटे का, तो अभी ले ले, तू अभी ले और बाद में तुझे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। चलो क्या लिखा है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब क्या होगा, देखो तुम एक लिस्टेड कंपनी में सीएस बन गए हो, पहला तो तुम्हें समझ में आ गया इवेंट बेस्ड, सबसे पहले क्या करोगे, अपने आप को अपॉइंट करवाओगे, तुमको अपॉइंट किया है ना तो दिखाओगे ना तुम कंप्लायंस ऑफिसर हो। जब ये इवेंट, इसको इवेंट बेस्ड क्यों बोलते हैं, वापस आओ, रुको, इवेंट नहीं ये वन टाइम है, ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वन टाइम, एक बार करना है खत्म, जब जब आएगा तो वो रिप्लेस होता जाता है, ठीक। क्वार्टरली मतलब क्या, 3 महीने में, ठीक है, हर 3 महीने में आपको ये कंप्लायंस करना है। अब हम पढ़ने वाले हैं हाफ ईयरली में, 6 महीने जैसे ही खत्म आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, कौन कर रहा है किसको कर रहा है, लिस्टेड कंपनी कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज कर रही है, डन। आ जाओ, सबसे पहला क्या लिखा है, हेडिंग बताओ, पढ़ लिया डिटेल में, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, डिस्क्लोजर देगा रिलेटेड पार्टी कंसोलिडेटेड बेसिस में, मतलब अपनी होल्डिंग सब्सिडी सब मिलाकर दे दो, कब देना है, विद इन
30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग इट्स स्टैंड अलोन या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर दी, एक मिनट रुक जा यार, ढूंढ लो यार, रुक जाओ, ये तो क्वार्टरली हो गया, 15 days, ठीक है, ठीक है, लेकिन खुद आप समझ लो, क्यों नहीं लिखा यार, लिखो 15, लिखो 15, चलो, ये तो मालूम है ना कि हाफ ईयरली पढ़ रहे, ये 15 हाफ ईयरली पढ़ रहे, ये लिखना भूल गए, कह रहे जब भी हाफ ईयरली खत्म होंगे, ठीक है, ये यहाँ लिखा है इन्होंने, यहाँ लिखा है, भूल गए ये लोग, यहाँ चला गया था, तुम्हारा भी गया है क्या, कुछ ही नहीं गया, खत्म, एग्जाम में तो पूछ लेते ये लोग नालायक। हम्म, तो ये बस ऐसे है, इंस्टीट्यूट गलती कर सकता है, तुम थोड़ा ना कर सकते हो, आओ इधर चलो, स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स लायबिलिटी एंड कैश फ्लो, लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, ऑल्सो सबमिट एज अ पार्ट ऑफ स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देगी बच्चों, एसेट लायबिलिटी कैश फ्लो, ये सब उसी का तो पार्ट होता है दे देने का। क्या था यहाँ पर, कुछ नहीं था, आओ ईयरली, ईयरली मतलब साल खत्म होते ही देना है, कौन है ये कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, पहले तो ऑफिसर कौन है ये बताओ, कंप्लाइंस ऑफिसर ही तो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा कंप्लाइंस सर्टिफिकेट टू एक्सचेंज, ड्यूली साइन, कौन साइन करेगा, बोथ कंप्लाइंस ऑफिसर भी साइन करेगा और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, कौन है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, सर्टिफाइंग दैट ऑल द एक्टिव इन रिलेशन, भैया सारे काम अच्छे से हो चुके हैं, ये बताएगा कब, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 30 days के अंदर, पहला पॉइंट क्लियर है, चोट और लग गई है तुम लोग, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट क्या है, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट क्या है, कंप्लाइंस ऑफिसर भी और प्लस और कौन, चलो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो शेयर ट्रांसफर एजेंट का होगा वो सर्टिफाई करेगा कि सारे काम अच्छे से हो चुके हैं, सर्टिफिकेशन सब अच्छे से हो चुका है, ठीक है, कब करना है, जब भी फाइनेंशियल खत्म होगा वहां से 30 days के अंदर, ये क्या लिखा है, कौन किसको देगा, भैया स्टॉक एक्सचेंज अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ईयरली पैसा दे दो, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये भी काम है, लिस्टेड एंट्री शेल पे ऑल दी फीस चार्जेस एप्लीकेबल स्टॉक एक्सचेंज, जहां भी तुम लिस्ट हो 30 दिन के अंदर अंदर दे दो, 31 मार्च को खत्म होगा, अप्रैल 30 तक पैसा दे देने का, फिर क्या लिखा है, सेक्रेटरियल ऑडिट ऊपर पड़ा था, ऑडिटर्स का कंप्लाइंस, ये रुक तो जा लिस्टेड एंटिटी मटेरियल नहीं है, लिखो लिखो, चलो मैं भेज दूंगी, चलो रहने दो मैं भेज दूंगी, लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल, ये पढ़ा था ना अपन ने, ऊपर जो भी पढ़ा था कॉपी पेस्ट है, ऊपर पढ़ा था अपन ने मटेरियल, वहीं पे लिखा था लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, ठीक है, 60 days के अंदर फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को देने का, वहां रेफरेंस लिख दो, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है, ये क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट, श्रेयांश बेटा चश्मा पहन ले, है ना, एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है, कब देना है, विद इन 60 days के अंदर, अब क्या बोले, ये क्या एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, कंपनीज एक्ट में तो जानते हो ना एनुअल रिपोर्ट, अब वो मीनिंग थोड़ी ना बताएंगे, हर लिस्टेड कंपनी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, पब्लिश करेगा वेबसाइट को, ठीक है, वेबसाइट में अलॉन्ग विद द नोटिस एजीएम, क्या लिखा है, बताओ जरा, टाइम लिमिट बताओ, नॉट लेटर देन नोटिस, वेरी गुड, नोटिस कितने दिन पहले जाता है, 21 days क्लियर डेज, ठीक है, तो भैया उसी के साथ ये अटैच करके दोगे ना उनके घर पर, अगर चेंजेस हो गए इस एनुअल रिपोर्ट में, एनी चेंजेस टू द एनुअल रिपोर्ट रिवाइज कॉपी अलोंग विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दो, कितने 48 आवर्स के अंदर, आफ्टर कुछ चेंजेस है, मीटिंग खत्म होती है 48 आवर्स के अंदर अपडेट करो, एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर, लिस्टेड एंटिटी शेल सेंड एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी, कितने, वही 21 days पहले, सेम ऊपर वाली बात तो कह रखी है उन्होंने, सॉफ्ट हार्ड बोल दिया, सर्टिफिकेट, लिस्टेड एंटिटी शेल एंश्योर द शेयर ट्रांसफर एजेंट इन हाउस, ये क्या होता है इन हाउस, अंदर का, ठीक है, या तो एजेंट बाहर का या तो इन हाउस है, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी एज द केस में भी, प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग सीएस के साथ सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, आप ही दोगे ना, कितने दिन के अंदर, क्या चल रहा है पता है, अब तुम मुझे बताओ, ईयरली
वन टाइम हो गया, वन टाइम हो गया, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली बोलेंगे अपन। पढ़ा नहीं रही हूं, ध्यान दो इधर। ये इवेंट बेस की हेडिंग बस बताओ क्या है। शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है। शेयर ट्रांसफर एजेंट मालूम है ना, होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, शेयर होल्डिंग का पैटर्न, डिस्क्लोजर मटेरियल इवेंट इन केस ऑफ रीक्लासिफिकेशन, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, क्या लिखा है, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉस हो गया है सिक्योरिटी का, रजिस्टरिंग कर रहे क्या ट्रांसफर सिक्योरिटी। ट्रांसमिशन क्या होता है बताओ जरा, ट्रांसमिशन, वेरी गुड। डेथ अगर हो जाती है, ट्रांसफर दो जिंदा लोगों के बीच में अगर खरीदा बेचा गया, ट्रांसमिशन एक इंसान टपक गया, ठीक है चलो। रिकॉर्ड डेट, बुक क्लोजर, मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट, जो रिपीट। अब मुझे ये क्या चल रहा है ये समझ में आ रहा है, बाजू में ये समझ में आ रहा है 2 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, क्या ये डे समझ में आ रहे हैं, रीड करके समझ में आते हैं, याद कर कर आना है, रीड करना है और लिखो ऐसे हिंदी में प्रॉपर लिखो, याद करना है, रट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, चाहे वन टाइम हो, चाहे हाफली, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी हो इवेंट बेस्ड, सब इंपॉर्टेंट है। हाँ इसके डेज भी इंपॉर्टेंट है। रुक तो जाओ, खड़ी क्यों कि मैंने क्लास नहीं खत्म करी, बैठो 2:30 बजे तक मेरे पास टाइम है। हाँ ये समझ में आया, रुको तो इधर 2 मिनट रुको। अब जो मैंने रिपीट लिखवाया था नलायकों ने तो हटा दिया, कट करो, रिपीट नहीं है वो। पेज नंबर 312, पढ़कर मुझे बताओ रिपीट है क्या, क्लियर 5 डेज क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है अंदर आएगा, जो इवेंट बेस मैंने कहा है ना उसके अंदर आएगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। वापस जो इवेंट बेस बोला उसके अंदर बीच बीच में आता रहेगा वो, ठीक है, और थोड़ा बीच बीच में आया भी है, जो हमने अभी क्वार्टरली फाइनेंशियली जो भी पढ़ा है। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आपने क्वार्टरली दिया, हाफ ईयरली दिया, एनुअली दिया, पढ़ा था फाइनेंशियल क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इन्होंने कहा कि 5 क्लियर डेज इन एडवांस। जिस मीटिंग में ये डिस्कशन होने वाला है, जिस मीटिंग में ये डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, तो एडवांस में, अभी तक क्या हो रहा था, मीटिंग खत्म होगी बताने का, ये क्या कह रहे हैं 5 दिन पहले बताओ फिर मीटिंग होगी। एडवांस नोटिस समझ में आया, वापस रीड करा रही हूँ, एटलीस्ट 5 क्लियर डेज इन एडवांस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड, तो 5 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ फिर ये डिस्कशन करो, ताकि स्टॉक एक्सचेंज के भी कंसर्न में रहेगा भैया एक बहुत खतरनाक वाली मीटिंग होने वाली है जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। 2 क्लियर डेज एडवांस, 2 दिन पहले बताना है, क्या बाय बाय कर रहे हो ना, ये क्या बोल रहा है, पहले बताओ फिर मीटिंग करो। वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग क्या है, खुद से डीलिस्ट होना चाह रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, इन सारे तरीके से यहीं रहो, 2 दिन पहले बताना है, 2 दिन पहले बताते रहना। डिक्लेरेशन, रिकमेंडेशन, डिविडेंड वगैरह अभी हमने पढ़ा था, तो वहां हमने बात की चीजें पढ़ी थी, ये कह रहे भैया पहले भी बताना होता है, इसे हम इवेंट बेस्ड बोलते हैं, इसे हम इवेंट बेस्ड बोलते हैं। 11 दिन पहले नोटिस देना है, पढ़ो और बताओ। ऑल्टरेशन इन दी फॉर्म या नेचर ऑफ एनी लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज में कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हो या उनके राइट्स में, उनके प्रिविलेज, उनको जो फायदे बेनिफिट दे रहे हो ना उसमें, तो भाई तुम्हें कितने दिन पहले बताना है, 11 दिन पहले बताना पड़ेगा। एनी ऑल्टरेशन इन द डेट इन विच द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर बॉन्ड्स, इन सब में चेंजेस कर रहे हो, अगर चेंजेस कर रहे हो तो हाँ पहले बताओ फिर मीटिंग करो, ये सारी बातें तो ये इवेंट बेस में डिटेल में आएगा। छोटी सी बात लेकिन मोटी बात, नोट लिखा है, क्या लिखा है, क्लियर डेज, क्लियर लेकिन है ना, ये वैसे आएगा इवेंट बेस में, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ द मीटिंग। समझो आप, जिस दिन मीटिंग होगी और जिस दिन नोटिस भेजा उसमें 2 दिन का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 2 दिन
5 दिन 11 दिन लिखा है, मैं 2 दिन वाला एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है। आज मीटिंग है, डेट बताओ आज की, आज मीटिंग होगी, आज मीटिंग है, ठीक है। 22 और क्या है 21, 20 को आपने नोटिस भेजा। इन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एडवांस देने से मतलब क्या है हमारा, जिस दिन मीटिंग होगी उसको मत काउंट करना और जिस दिन नोटिस दिया उसको मत काउंट करना। क्लियर 2 दिन का गैप, क्लियर 5 दिन का गैप, क्लियर 11 दिन का गैप। बात समझ में आई? बोलो डन डन आ डन डन। लिख लो बच्चा। अच्छा ये लैंग्वेज लिखनी है, लिखो लिखो जल्दी। चलो ये हो गया। अब मुझे बताओ बचा क्या क्या है। ये क्या है, नीचे आओ, क्या लिखा है? हाँ, रेगुलेशन एप्लीकेबल, क्या लिखा है? टॉप। पूरे चैप्टर में बीच बीच में पढ़ा है। अच्छी बात ये है इन्होंने साथ में कंपाइल करके दिया है। टॉप 500, 1000, 2000 इन्होंने मेहनत करके दिए बच्चों। रिपीट लिखो, ये तो पूरा रीड करके आना ये सब, ठीक है। चलो ये रिपीट लिख दिया, ये भी पूरा रिपीट ही है। अब ये क्या लिखा है? एलओडीआर नहीं पढ़ा रही हूँ, तुमको पढ़ना है क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ऊपर जो भी हमने पढ़ा है ना बच्चों, वही फॉर्मेट है। ध्यान दो, ये नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो अभी इवेंट बेस्ड पढ़ रहे हो ना, सारी चीजें वही है, सेम सब कुछ वही है, लेकिन बस ये किसको लेके लग रहा है? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक। इसे रीड लिखो ना, अच्छे से लिखो, बिल्कुल तुम्हें दिखना चाहिए। लिख दिया। अब जो कुछ भी पढ़ा, क्या किया तुमने? कॉन्ट्रावेन किया, तो क्या लगेगा? फाइन। आप वन टाइम, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी इवेंट बेस्ड, आप बीइंग अ सीएस कंपनी का ये फॉलो नहीं कराते तो कंपनी में क्या लगेगा? फाइन। कंपनी को क्या बोलेंगे? तुम्हारी ट्रेडिंग भैया सस्पेंड कर दी, अब हमने तुम्हारे शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे। प्रमोटर को पकड़ा, उनकी होल्डिंग को बोला तुम तो फ्रीज हो जाओ, तुम्हारे शेयर्स फ्रीज हो जाएंगे, किसी को नहीं देना तुम्हें। और जो ठीक लगेगा सभी को। और बोला सीएस तुम्हारा काम क्या है? क्या काम है सीएस? जॉब वाले सीएस। इन्होंने वो सारी, कुछ ऊपर कंप्लाइंस ऑफिसर पढ़ा था, पॉइंट सुने सुने से लग रहे हैं, रिपीट। कंप्लाइंस ऑफिसर वाला पॉइंट पूरा कॉपी कर दिया इन्होंने। सबमिट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट अभी ऊपर पढ़ा था। फिर क्या लिखा है? कंपनी सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ये एक अच्छी बात लिखी उन्होंने। एलओडीआर के सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हम आते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे केएमपी एंड ऑल ये सारी इंफॉर्मेशन बताई। नहीं लिखा? सीनियर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, लिखा तो है, ये लोग कह रहे। ये अनन्या बहुत जल्दी हथियार डाल ले रही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब प्रैक्टिसिंग, ठीक है भाई, ठीक है यार, प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर करते जा रहे हैं, माफ करो। अब क्या लिखा है? प्रैक्टिसिंग सीएस, ये एक सर्टिफिकेट देगा रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। क्या लिखा है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नहीं लिखे थे सारे? कौन कौन से? अच्छा, सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लाइंस रिपोर्ट, ये लिखा है। सर्टिफिकेट ऑफ डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, कौन सा नहीं लिखा है? ठीक है यार, माफ करो। चलो अब इस चैप्टर की बस इकलौती क्लास होगी, जिस इकलौती क्लास में वो जो इवेंट बेस्ड और जो ये वाले ना, पहले मैं उनको गो थ्रू कराऊंगी कि तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया। पहला वो करेंगे। दूसरा करना है नालायक, पूरा करना है, तुम्हारी बुक में मार्किंग होनी चाहिए। दूसरा क्या कराऊंगी? ये टिंगू सा केस है, फॉर्मेलिटी वाला केस। और तीसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि पढ़ चुके हो अच्छे से, लेकिन एक फटाफट वाला शॉर्ट में याद करने जैसा करवाऊंगी। हाँ इसीलिए तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन कराऊंगी, ये केस कराऊंगी, और जो मैंने अभी रीड करने को कहा ना, वो एक बार पूरा देखूंगा और उसका रिवीजन कराऊंगी। नया ऐड हुआ है, ठीक है। तब जाके ये चैप्टर खत्म, मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास बची है। आज की सभा समाप्त।